हेलो फ्रेंड, स्टूडेंट 94 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। देखिएगा दोस्तों, हम इतिहास के बारे में विस्तृत अध्ययन कर रहे थे, जिसके अंतर्गत इतिहास को हमने 3 भागों में विभाजित किया था: प्राचीनकालीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। प्राचीनकालीन इतिहास के बारे में अपन डिटेल से बात कर रहे थे, जिसके अंतर्गत हमने प्राचीनकालीन इतिहास को भी हमने 3 भागों में विभाजित किया था: प्राग इतिहास, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्राग इतिहास के अंतर्गत हमने जानकारी प्राप्त की थी कि इसके अंतर्गत पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, लेकिन कहीं पे भी अपन को लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए हैं। अब इसी क्रम में अपन आगे बढ़ते हुए प्रागैतिहासिक काल के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की। हमने जो है प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में विभाजित किया, जिसमें पाषाण काल, कांस्य युग और लोहा युग। पाषाण काल के बारे में हमने जानकारी प्राप्त करते हुए पाषाण काल को हमने विभाजित किया था: पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। इसके बारे में हमने विशेष जानकारी प्राप्त कर ली थी। उसके पश्चात हमने कांस्य युग के बारे में भी हमने विशेष जानकारी प्राप्त कर ली थी। आज देखिएगा दोस्तों, लोहा युग। अब इसके बारे में अपन डिटेल से पढ़ेंगे। देखिएगा दोस्तों, आपने इस वीडियो से पहले आपने जो है प्राचीनकालीन इतिहास के बारे में यदि आपने नहीं पढ़ा है तो प्लेलिस्ट में अनेकों वीडियो पड़े हुए हैं, आप उनको डिटेल से पढ़ सकते हैं दोस्तों। देखिएगा दोस्तों, आज अपन पढ़ेंगे लोहा युग अर्थात आयरन एज। सबसे पहले विश्व स्तर पर आयरन अर्थात लोहे का जो उपयोग एशिया में हिती जाति के लोगों द्वारा किया गया था। अब प्राचीनकालीन इतिहास की जहाँ बात आती है, अर्थवेद में लोहे को श्याम अयस्क के नाम से भी जाना जाता है। इससे हमको जानकारी प्राप्त होती है कि उत्तर वैदिक काल से पूर्व में भी लोगों को लोहे के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त हो गई थी। यहाँ के लोग चित्रित दूषित मृद भांडों का भी जो है उपयोग करने का कार्य करते थे दोस्तों। इसी क्रम में दोस्तों आगे देखिएगा, लोहा युगीन सभ्यता के अंतर्गत कुछ जो है स्थल आते हैं। तमिलनाडु में आदिचनलपुर में एक स्थान तमिलनाडु में एक स्थान है आदिचनलपुर, जिसके अंतर्गत समाधियों में लोहे के उपकरण प्राप्त हुए हैं। अर्थात कुछ समाधियाँ ऐसी प्राप्त हुई है जिसमें जो है लोहे के उपकरण भी साथ में दफनाए जाने या जो है का कार्य किया गया है। इसी क्रम में तमिलनाडु में एक स्थान आता है पेरुम्बर। इसी के अंतर्गत मृद भांडों के साथ लोहे के उपकरण भी प्राप्त हुए हैं दोस्तों। लोहा युगीन संस्कृति की कुछ विशेषता देखिएगा दोस्तों, जिसमें लोहा युगीन संस्कृति में लोहे का प्रयोग अधिक किया गया है। या यूँ कहें, नाम से ही पता चल रहा है कि लोहा युगीन सभ्यता अर्थात जिसमें लोहे का प्रयोग किया गया हो। जहाँ जानकारी प्राप्त होती है कि पहला लोहा का साक्ष्य अपने को भारत में कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो अतरंजी खेड़ा एटा उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुआ है। एक स्थान हस्तिनापुर से भी जो अपन को लोहे के उपकरण प्राप्त होने का कार्य होता है। लोहा युग के पश्चात अपन पढ़ेंगे दक्षिण भारत में महापाषाण काल। देखिएगा दोस्तों, दक्षिण भारत में महापाषाण काल 1100 ईस्वी पूर्व में इसके बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। यहाँ पर कब्रों के ऊपर जो है कब्र पत्थर से बनाए जाने का कार्य हुआ है। अधिकतर कब्रें जो है पत्थर से प्राप्त होती हैं। यहाँ पर महापाषाण कालीन स्तर में रागी एवं धान की खेती के भी प्रमाण प्राप्त होते हैं दोस्तों। इसी के अंतर्गत महापाषाण कालीन प्रमुख स्थल आते हैं, जिसके अंतर्गत कर्नाटक में स्थान आता है संगलकल्लू। इसी के अंतर्गत में देखिएगा यहाँ पर क्या-क्या प्राप्त हुआ है, तो राख के ढेर प्राप्त होने का कार्य हुआ है। पशुपालन के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं, अर्थात लोग वहाँ पर पशुओं को पालने का भी कार्य करते थे। ज़ाहिर-सी बात है कि यदि पशुपालन होता था तो कृषि और खेती-बाड़ी होने का भी कार्य हुआ है। कर्नाटक में जो है कह सकते हैं दोस्तों, महापाषाण कालीन स्थल प्राप्त हुए, जिसके कर्नाटक में प्रमुख स्थान है मास्की, ब्रह्मगिरी, जो है पिपलीहल। ये प्रमुख स्थान महापाषाण कालीन स्थल है दोस्तों। अब इसी क्रम में आगे देखिएगा दोस्तों, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु से भी नवपाषाण कालीन स्थल प्राप्त होने का कार्य हुआ है। आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए कि नवपाषाण कालीन स्थल कहाँ से, तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु से प्राप्त होने का कार्य हुआ है। इसी क्रम में दोस्तों आगे देखिएगा, चित्रित दूसर मध्यप्रांत संस्कृति। अब कुछ उनकी संस्कृतियाँ और इसके बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है। देखिएगा, चित्रित दूसर मृदबान संस्कृति, इसकी जानकारी हमें जो उत्तर भारत से प्राप्त होती है। उत्तर भारत में कुछ स्थान है हस्तिनापुर, आलमगीरपुर, अल्लाहपुर। कह सकते हैं कि ऐसे स्थान है जहाँ से अपन को उत्तर भारत जो है चित्रित दूसर मध्यप्रांत संस्कृति के अवशेष प्राप्त होने के कार्य हुए हैं।
इसी क्रम में दोस्तों आगे देखिएगा, क्षेत्रीय दूषण मद्यपान संस्कृति के अवशेष मध्य भारत में भी देखे जा सकते हैं, जिसके अंदर नागदा, एरन मध्य प्रदेश में, जो उज्जैन यहाँ से मध्य भारत से भी जो क्षेत्रीय दूषण मद्यपान संस्कृति के अवशेष देखे जा सकते हैं। जहाँ दक्षिण भारत की बात आती है, दक्षिण भारत में दोस्तों एक स्थान है हलूर। यहाँ पर जो है भाले व तीर के सिरे के ऊपर कह सकते हैं भाले व तीर के जो है सिरे का अर्थात इनके ऊपरी भाग लोहा से बना हुआ था। तो कह सकते हैं कि लोहा युगीन सभ्यता के अवशेष यहाँ देखे जा सकते हैं। आगे देखिएगा दोस्तों, काल एवं जो है उसके समय में मृदभांड, अतः कहा जा सकता है कि ताम्र पाषाण काल हड़प्पा काल से लेकर बाद तक का जो समय काल, इसमें जो काले एवं लाल मृदभांडों का प्रयोग या उपयोग होने का कार्य हुआ है। वही आगे बढ़ते हुए पूर्व वैदिक काल के प्रारंभ में गैरिक मृदभांड, जिसमें ओसीपी प्रकार के मृदभांड का जो है उपयोग होने का कार्य हुआ है। जहाँ वैदिक काल की बात आती है, वैदिक काल में चित्रित दूषण मृदभांड अर्थात पीजीडब्ल्यू के जो है मृदभांड प्राप्त होने का कार्य हुआ है। वही वैदिक काल तथा मौर्य काल की समय की बात आती है, तो वहाँ इस समय काल में जो है उत्तरीकालीन पॉलिश मृदभांड भी प्राप्त हुई है, जिसे NBPW जो है मृदभांड के नाम से जाना जाता है। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। धन्यवाद।